कुफर टूटा, खुदा खुदा करके बिलाखिर आगा सिराज दुरानी गिरफ्तार हो गए। आमदन से जायद असासों के नैब रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने के 1.5 माह बाद स्पीकर सिंध असेंबली जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अदालत ने कहा पहले नैब को सरेंडर करें फिर जमानत होगी। बिल्कुल, खूब कॉल्स मिलाई लेकिन कोई बात ना बनी। तहरीरी हुक्मनामा आते ही गिरफ्तारी देना पड़ी। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, अब जब नैब की टीम आगा सिराज दुरानी को लेकर रवाना हो गई है तो ये बताइए कि राहदारी के हवाले से, राहदारी रिमांड के हवाले से क्या कहा जा रहा है, वो कब तक दिया जाएगा इनको? देखिए, अमूमन ये होता है कि सबसे पहले नैब जिसको गिरफ्तार करती है उसका मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, या उसको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, या नैब रावलपिंडी का जो दफ्तर है वहाँ पर डॉक्टर को बुला के मेडिकल करवा के सर्टिफिकेट लिया जाता है कि ये बंदा फिटनेस के लिए ट्रैवल करने के लिए मुकम्मल फिट है, जिसमें उनका बीपी चेक किया जाता है, शुगर और दीगर जो बेसिक टेस्ट है वो किए जाते हैं। उसके बाद राहदारी रिमांड के लिए तसाव अदालत में पेश किया जाता है। उसमें ऑप्शन होता है नैब के पास, या वो आज ही किसी भी टाइम पेश कर दें या फिर अदालती वक्त शुरू होगा उस टाइम वो जाके तसाव अदालत में, जो भी कल क्योंकि हफ्ता है, हफ्तावार छुट्टी होती है तसाव अदालत में, ड्यूटी मजिस्ट्रेट या ड्यूटी जज जो भी होंगे तसाव अदालत में उनके सामने पेश करके रिमांड लेंगे। अभी तक जो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है नैब हुकाम की जानिब से कि आज सिर्फ मेडिकल होगा और राहदारी रिमांड कल लिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर राहदारी रिमांड लेना होता है मुंतकिल करने के लिए दूसरे शहर में। जब राहदारी रिमांड हो जाएगा उसके बाद पहली दस्तयाब फ्लाइट से नैब हुकाम आगा सिराज दुरानी को लेकर यहाँ से कराची जाएंगे। वहाँ पर जो कराची नैब की टीम है वो अपने मुलजिम को लेकर आगे जुल्करनैन आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। अभी हमें पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने देखा कि ये जो कुछ भी आज मामला हुआ वो यकीनन आपके भी सामने होगा। 1.5 माह से वो रूपोश थे, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं रूपोश नहीं था, मैं यहाँ पर आज आया हूँ और मैं गिरफ्तारी दूंगा नहीं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। अगर हम बात करें बयानात के हवाले से तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बारहा कहा गया कि जो जेलें हैं वो तो अपनी गिरफ्तारियां देते हैं क्योंकि जेल में उनकी तरबियत होती है, तो यहाँ फिर गिरफ्तारी देने में इतनी देर क्यों लगाई गई? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए पेश हुए, हाई कोर्ट ने उनकी बेल नहीं दी, और ये प्रोसेस होता है कि अगर लोअर कोर्ट से कोई केस नहीं होता तो उसको हायर कोर्ट में जाके चैलेंज किया जाता है। वहाँ गए तो कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बेल पिटीशन सुनेंगे लेकिन पहले जाके आप नैब के पास सरेंडर करें। उन्होंने कहा मीडिया को कि बिल्कुल मुझे अदालत ने हुक्म दिया है, मैं सरेंडर करूंगा। जब उनसे ये सवाल हुआ कि आप कहाँ पे सरेंडर होंगे, उन्होंने कहा यहाँ से बाहर निकल के फैसला करूंगा कि मैंने यहाँ पूछा गया कि आप यहाँ पेश होंगे या कराची में। उन्होंने कहा ये बाहर निकलूंगा तो पता चलेगा कि यहाँ पेश होता हूँ या कराची में होता हूँ, लेकिन मैं अदालत में पेश हूँगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने कोई फैसला नहीं किया। तो वो पेश होंगे और उसके बाद अदालत में अपना केस लड़ेंगे, यही बात उन्होंने कही। जी अच्छा, कायरा साहब ये बताइएगा कि गिरफ्तारी उन्होंने सिंध में क्यों नहीं दी, और दूसरी जानिब 1.5 माह का जो अरसा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बात तो आप किसी वक्त उनसे पूछिएगा कि वो 1.5 महीना कोशिश करते रहे, पहले लोअर कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में केस उनका लगता रहा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए। तो ये प्रोसेस है लॉ का। क्या वो फरार हो गए, कहीं भाग गए? आंसर इज नो। वो तो अदालतों को फेस कर रहे थे। रही बात कि वो यहाँ क्यों पेश हो गए, सुप्रीम कोर्ट का बेंच यहाँ बैठा था, सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए वो यहाँ आए और यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यकीनन नैब उनको गिरफ्तार करेगी और नैब के पास पेश हो जाएंगे। ये कौन सा इशू है? जी अच्छा सर, ये 1.5 माह बाद सामने आए हैं, कह रहे हैं मैं रूपोश नहीं हुआ था, लेकिन 1.5 माह से कहाँ थे ये भी इन्होंने नहीं बताया। मैं जानना ये चाह रही हूँ आपसे कि कोई भी जियाला वहाँ पर नहीं पहुँचा इनके पास? यकीनी तौर पे होना चाहिए था ना, 4 घंटे रहे वो वहाँ पर। ये गुजारिश ये है कि वो बेल के लिए गए थे, उन्होंने अगर पार्टी को इन्फॉर्म किया होता तो यकीनन वहाँ पे पार्टी कारकुन भी होते, उनके साथी भी होते। उन्होंने बेहतर समझा कि वो अकेले अपने कौंसल के साथ गए सुप्रीम कोर्ट में। अगर वहाँ की पार्टी को इल्म होता, उनको बताया गया होता तो यकीनन वो वहाँ पेश होते, साथ उनके जाते। तो ये कोई सवाल है नहीं जो आप जितने भी मुझसे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने समा को वक्त दिया। खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, जिस तरीके से आपने सुना कायरा साहब को भी और जिस तरीके से आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी से कुछ देर कबल जो बातें की, आपको कैसा लगता है पीपल्स पार्टी खासी तजब्बुब का शिकार थी? आगा सिराज दुरानी को लास्ट मोमेंट तक ये यकीन था कि कोई कॉल आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे वो उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी, लेकिन बिल आखिर अब नैब की टीम लेकर उनको रवाना हो गई है। जी देखिए जी, मुझे तो हैरत हो रही है इस बात पे, ये सारी जो गुफ्तगू है, रिलीफ की कौन सी तवक्को उनको की जा सकती है। आज बिल्कुल आगाज़ में ही उनके जो वकील हैं
उनका मौक़िफ़ ये था कि हम सरेंडर करना चाहते हैं लेकिन सरेंडर नैब को नहीं करते हैं बल्कि हम कोर्ट को करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लॉ में इस बात की कहीं गुंजाइश मौजूद नहीं है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाके सरेंडर करें। आपको सरेंडर तो नैब के सामने ही करना होगा और वहीं से आपका प्रोसेस आगे चलेगा। उसके बाद आप परसू कर लीजिएगा जो भी आपको उसमें कानूनी हक जो भी आपका है उसकी रोशनी में आप परसू कर लीजिएगा, लेकिन आपको कबल अज़ गिरफ्तारी जो बेल है वो नहीं मिल सकती उस वक्त तक जब तक कि आप नैब के सामने सरेंडर न करें, क्योंकि नैब के लॉ में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लिहाजा ये कहना कि उनको कोई किसी किस्म की कोई तवक्को थी, अगर होगी तो वो भी मैं समझता हूँ कि वो एक फॉल्स तवक्को थी, क्योंकि जब आपका वकील आगाज़ से ये कह रहा है कि जी हम सरेंडर करना चाहते हैं, तो मामला तो सिर्फ इतना था कि वो सरेंडर क्या ट्रायल कोर्ट के सामने होगा या वो सरेंडर जो है वो नैब के सामने होगा। अब जब अदालत ने वो बात नहीं मानी तो फिर उसके बाद नैब के पास, चूँकि नैब ने वारंट जारी किए हुए थे, तो नैब के पास इस बात का इख्तियार था कि वो उनको गिरफ्तार कर ले, और जैसे ही वो आता है अदालत से बाहर आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत के अंदर इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया। खालिद साहब, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि जिस तरह से आपने भी बताया कि गिरफ्तारी उनकी पहले भी अमल में आ चुकी है, तो फिर इस दफ़ा इतना टाल मटोल से काम क्यों लिया गया, क्या समझते हैं आप? जी, ये पुरानी गिरफ्तारी अमल में आई भी थी और उसके बाद वो प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के बाद जो असम्बली में पहुंच गए थे, ये गालिबन फरवरी 2019 की बात है, और उसके बाद वो फिर खासा अरसा उन्होंने इस बात पे रिफ्यूज़ लिए रखा कि उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी हैं और वो असम्बली की हदूद में और वहाँ से उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। एक एज उनको हासिल ये था कि वो उस वक्त सिंध में थे जहाँ पे इस वक्त उनकी पार्टी की हुकूमत है और वो पार्टी के एक अहम ओहदेदार हैं। प्रोटोकॉल में उनका तीसरा या चौथा नंबर वहाँ पे बनता है, बल्कि तीसरा नंबर बनता है। तो वहाँ पे उनकी जो पुलिस है उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अगर कोई गुंजाइश उनके लिए बनती हो तो वो यकीनी तौर पे उसके क्योंकि नैब की अपनी पुलिस तो है कोई नहीं, उन्होंने तो सिंध पुलिस से इसके बारे में मदद लेनी थी। अपनी पॉलिसी तो है नहीं। खालिद अजीम साहब, गुफ्तगू को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तौफीक भट्ट साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, ये अहम गिरफ्तारी हुई है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आगा सिराज दुरानी, और हमने देखा कि 1.5 महीने से ये रूपोश थे और अब बिलाखिर सामने आए तो इनको फिर गिरफ्तारी देना पड़ी। क्या कॉमेंट करेंगे सर? मैं ये समझता हूँ कि 2019 में इन पर केस बना था और उसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा कि आप नैब के सामने सरेंडर करें और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। अब हमें आगे चल के ये देखना है कि ये जो इनकी गिरफ्तारी हुई है ये भी क्या बाकी जो नैब ने गिरफ्तारियां की थी उनकी तरह इन्हें भी जो है वो बाद में रियायत मिलेंगी, फिर ये अपने स्पीकर होने का फायदा उठा सकेंगे, कभी फिर वो जो बीमार हो जाते हैं हमारे यहाँ ये। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने करप्शन की है और अदालतों में जिनकी करप्शन जो है वो प्रूव होती है तो उनको जो है वो सजाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब भी किसी अहम सियासी शख्सियत को या किसी अहम ओहदेदार को जो है वो किसी मामले में सजा होती है तो वो उसको मुख्तलिफ किस्म की रियायत मिलना शुरू हो जाती है। कोई बीमार होके बाहर चला जाता है मुल्क से, कोई यहाँ पे कहते हैं अब सिराज दुरानी साहब इसका फायदा उठाएंगे कि जी मैं यहाँ पे चूंकि स्पीकर हूँ और उनकी पार्टी भी जो है वो फायदा उठाएगी कि जी वो स्पीकर साहब को जो है क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। मैं समझता हूँ जब तक एहतसाब का अमल जो है वो बिल्कुल शफाफ नहीं होगा और वो इस तरह से होगा कि किसी के ओहदे की परवाह ना की जाए, ठीक है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने ये सारा कुछ किया है, अपने ओहदे से इन्होंने नाजायज माली फवायद उठाए हैं, तो 2019 में इनका जो केस था अभी तक आप देखें कि अभी आज कितने अरसे बाद आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा कि जी पहले आप नैब के सामने सरेंडर करें। आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट इन्हें ना कहती तो ये नहीं देते। बिल्कुल भट्ट साहब, आपका पॉइंट हम तक आ गया है, हमारे साथ ही रहेगा। खालिद साहब भी हमारे साथ हैं। अपने नाजरीन को बता दें कि सहाफ़ी ने आगा सिराज दुरानी से पूछा था कि आप घबरा तो नहीं रहे। स्पीकर असेंबली ने जवाब दिया कि आप इतनी देर से मेरे साथ बैठे थे, आपने क्या देखा? वो क्या कह रहे थे, दिखा देते हैं। तो सरेंडर कर रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं अभी गिरफ्तार करेंगे तो पेश हो जाएंगे। इसमें क्या बात है?
नई बात तो है नहीं। सर खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, आप घबरा तो नहीं रहे? यही सवाल कर आप इतनी देर से मेरे साथ बैठे हैं, आपने क्या देखा? सर इतनी ताखीर से बाहर आने की वजह क्या है? वो हम इंतजार कर रहे थे ऑर्डर तो का। आपने सुना कि आगा सिराज दुरानी ने रिपोर्टर को क्या जवाब दिया। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, जिस तरह तौफीक भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि अब गिरफ्तारी हो गई है, अकाउंटेबिलिटी के जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं अब अगर हम अगले स्टेप पर जाएँ तो कैसे देख रहे हैं ये सारी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, फिर किस तरीके से ये मामला आगे जाएंगे? खालिद अजीम साहब जी देखें, पहले तो वो शामिल तफ्तीश होंगे और नैब उनसे तफ्तीश करेगी और उसके लिए उनका 90 दिन तक जो है वो रिमांड लिया जा सकता है। वो ज़रूरत के मुताबिक रिमांड लिया जाता है, लेकिन वो उसकी एक्सटेंट जो है वो 90 दिन तक की है। तो नैब उनको अपनी तहवील में रख सकती है, उनसे वो सारे के सारे जो सवालात उसने पूछने हैं वो उससे पूछे जाएंगे। और इस तफ्तीश के दौरान आमतौर पे हमने यही देखा है, जो मुलजमान होते हैं वो हमेशा उनकी यही प्ली होती है कि अब नैब के पास कुछ ना तो रिकवर करने के लिए, ना कुछ और बयान रिकॉर्ड करने के लिए, ना कोई और ऐसी चीज़ें कि जिसके लिए मेरी ठीक है। खालिद साहब एक मरतबा फिर से कतई कलामी की माजरत, हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। पहले उनकी जाने बढ़ूंगी, आपका पॉइंट लेना चाहूँगी। अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से भी हम बात भी कर रहे थे, 2019 में ये केस बना था और गिरफ्तारी अब आके अमल में आई, तकरीबन 2 साल का अरसा लगा है और अब भी हमने देखा कि वो गिरफ्तारी दे नहीं रहे थे, बड़ी ज़बरदस्ती उनसे सरेंडर करवाया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? हमें कहाँ पर अपने कानून को बेहतर करने की ज़रूरत है? जी देखें, बैलेंस हमेशा हर चीज़ में बैलेंस करना चाहिए। एक स्कीम ये है कि आप अभी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई और किसी को अरेस्ट कर लें, और दूसरी स्कीम ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर लें कंप्लीट और उसमें आपको नज़र आ रहा हो कि कोई मुलव्विस है और उसको अरेस्ट ना कर सके। तो ज़रूरी है कि हम उसके बीच में कोई ऐसा बैलेंस करें जहाँ लोग जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूत नजर आना शुरू हो जाए उनको अरेस्ट किया जा सके, और अगर जो स्पेशली जो लोग ऐसे हों जो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, वो उसको अवॉइड कर रहे हैं जवाब देने, नैब के अगर सवालात हैं उनके जवाब देने को अवॉइड कर रहे हैं जी, तो फिर उनको अरेस्ट करने की ताकत जो है वो इस्तेमाल की जानी चाहिए और इतना देर नहीं लगनी चाहिए। तो ये बैलेंस है। एक शख्स अगर पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में शामिल भी हो रहा है, आपके जवाब भी दे रहा है और उसका कोई डर भी नहीं कि बाहर वो चला जाएगा, उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और ना होना चाहिए उसको अरेस्ट। उसको ट्रायल फेस करना चाहिए और फिर अगर सज़ा हो तो फिर उसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जिसका भागने का ख़तरा है या वो इन्वेस्टिगेशन में ठीक तरह शामिल नहीं हो रहा, या वो विटनेसेस जो हैं या गवाह जो हैं या जो दस्तावेज़ात हैं उनके साथ किसी तरह से इंटरफेयर कर रहा है, उनको डरा धमका रहा है या उनको अपनी गवाही तब्दील करने की कोशिश कर रहा है उनकी, तो फिर उसको भी अरेस्ट करने की फ़ौरन ताकत होनी चाहिए नैब के पास। तो ये मुझे लगता है कि इस केस में शायद सुप्रीम कोर्ट ने को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए वो और सवालात हैं जो उनको जिनका जवाब देना ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने ये अरेस्ट किया है। कि अरेस्ट का मतलब ये होता है कि नैब कस्टडी में रखता है और सवालात पूछ सकता है और इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, जिसके मैक्सिमम 90 दिन होते हैं, तो फिर वो जो है कोर्ट दे देता है जुडिशल रिमांड पे और फिर आपको बेल मिल सकती है। लेकिन जब तक रिमांड पे हैं, जब तक वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, नैब की कस्टडी में हैं, तब तक वो बेल भी नहीं उनको मिल सकती। ये है कानून में मेरा अली ज़फ़र साहब, खालिद अजीम बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछने चाह रहा था कि अदालत ने मुख्तलिफ अदालतों में जब ज़मानत के केसेस जाते रहे हैं हाई कोर्ट में, क्योंकि इसकी ज़मानत तो ज़ाहिर है हाई कोर्ट ही ले सकता है, तो वहाँ पे जो गिरफ्तारी का जो क्राइटेरिया है, क्या आप समझते हैं कि उसकी कहीं कोई वायलेशन नहीं हुई इस केस में, और नैब की जो प्ली थी कि इनको सरेंडर करवाया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए, वो उसमें जस्टिफाइड थे? एक और दूसरा साथ ये भी बता दीजिए कि ये जो एक रिफ्यूज बिल जाता है अरकान पार्लियामेंट को कि वो उसमें प्रोडक्शन आर्डर के तहत उनको वहाँ से जेल से वहाँ पे असम्बली लाया जाता है और
गुज़श्ता दिनों में हमने ये भी देखा है कि आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं वो उसी की आड़ में खासा अरसा जो है वो नैब की गिरफ्तारी से बचते रहे और उन्होंने अपने आप को सिंध असम्बली के अहाते के अंदर रखा और इस वजह से वो गिरफ्तारी से बचने के। तो इस पर भी आपके कमेंट्स चाहिए। दूसरे सवाल का तो बड़ा आसान जवाब है और वो ये है कि दुनिया भर में जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोग जिन्होंने उनको इलेक्ट किया और उनका एक तरह से नुमाइंदा होते हैं, जिन्होंने उनकी सेफगार्ड करना है उनके इंटरेस्ट को नेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। तो ज़रूरी है कि जब पार्लियामेंट की कार्रवाई हो रही हो तो वो उसमें शामिल हो सके और जब तक उसके खिलाफ सजा नहीं होती वो जब तक किसी के खिलाफ भी बल्कि सजा नहीं होती वो उसको आप गुनाहगार नहीं कह सकते, उसको ये नहीं आप कह सकते कि जुर्म सब साबित हो गया, उसको आप यही कह सकते हैं कि उनके खिलाफ इल्ज़ाम है। तो जब तक इल्ज़ाम है और कन्विक्शन नहीं हुई, कोई सज़ा नहीं हुई, ट्रायल अभी चल रहा है, तब तक वो पार्लियामेंट में उनको पेश होना जायज़ होता है और वो पार्लियामेंट में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये भी आईनी कानून है। आइन कहता है कि आप किसी को पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट में अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इस कानून को तो तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, तो दुनिया भर में है और मेरा ख्याल है दुरुस्त कानून है। हाँ, जब वो सज़ा हो जाती है उनको तो फिर वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं आर्टिकल 62 के तहत और उनको उनकी जो अगर वो MNA हैं या सेनेटर हैं या MP हैं तो उनकी वो कैंसिल हो जाती है मेंबरशिप पार्लियामेंट की, फिर वो एक सज़ा याफ्ता हो जाते हैं। अब आपका पहला सवाल था कि क्या नैब का कानून जो है उसमें इस खिलाफ वर्जी हुई इस केस में या नहीं हुई। नैब का कानून में कंफ्यूजन है और जिस तरह मैंने कहा कंफ्यूजन ये है कि इसको गलत इस्तेमाल भी किया गया है, जो अरेस्ट की ताकत है। बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर अरेस्ट कर लिया गया है, अभी इंक्वायरी शुरू ही हुई है, अभी कोई शहादत आई भी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन तक भी नहीं पहुंचा मामला, अरेस्ट कर लिया गया है जिसकी वजह से कहा गया है कि ये मिसयूज ऑफ पावर है, यानी ये ताकत का गलत इस्तेमाल है नैब की तरफ से। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, आपके पास शवाहिद भी हैं लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया, तो ये भी गलत है, ये भी बैलेंस। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस केस की मुझे डिटेल तो नहीं पता कि क्या होता रहा कुछ सालों में, क्योंकि 2019 में ये शायद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और अब 2 साल हो गए हैं जी। लेकिन ये ज़रूर बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ देखने के बाद ये कहा है कि उनको अरेस्ट किया जाए और उनसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए, तो तासुर यही मिलता है कि जिस तरह उन्होंने जो उनकी बिल्कुल अगर कहा गया है कि उनसे तफ्तीश की जाए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसी तनाजुर में नैब की टीम उनको लेकर रवाना हुई है। तौफीक भट्ट साहब, जिस तरीके से आप बैरिस्टर अली ज़फ़र की भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, खालिद अज़ीम साहब भी बात ही कर रहे हैं, तो एक तो तवाज़ुन कायम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं कि नैब के कानून में भी कुछ कन्फ्यूजन है, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस गिरफ्तारी को? देखिए, ये बात तो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि माजी में बहुत से केसेस ऐसे थे जिसमें नैब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया या नैब के किरदार में हमें कुछ कमजोरियां नजर आई। तो इस हवाले से तो बिल्कुल बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि नैब को अपने मामलात जो हैं वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन एक तरफ हम ये देखते हैं कि 2019 में उनका केस बना और अभी तक आप देखिए कि उन पे यानी जो तफ्तीश है वो ही मुकम्मल नहीं हो पाई। 2 सालों में, 2 बरसों में अगर उनके केसेस की जो तफ्तीश है वो शुरू ही नहीं हुई, यानी तो फिर उसको वो मुकम्मल होते हुए उसको कितना अर्सा लगेगा। एक बात, दूसरी बात ये कि कितने इत्मीनान के साथ उन्होंने ये फरमाया कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। तो आप जरा देखिए कि इस मुल्क में हो क्या रहा है कि जिन लोगों पे, चले हम यही मान लेते हैं कि इन लोगों पे इल्जाम है, जिन लोगों पे इल्जाम साबित हो जाते हैं बाद में और उनकी गिरफ्तारियां भी होती हैं और जिस तरह से वो उन गिरफ्तारियों से बच जाते हैं और बिल्कुल इस तरह से वो हीरो बन के बाहर निकलते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को ये कहने की जो है वो मैं समझता हूँ कि ये हिम्मत वही लोग कर सकते हैं
کہ جی میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا. اچھا بٹ صاحب آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نا میں گرفتاریوں سے نہیں ڈرتا, تو اسی سے متعلق ایک خبر بھی آ رہی ہے اپنے ناظرین سے, پہلے وہ شیئر کرتے ہیں پھر آپ کی جانب دوبارہ بھی آؤں گی. وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ جیالے گھبرانے والے نہیں ہیں, پھانسیوں اور کوڑوں سے نہیں ڈرتے, تو گرفتاری کیا چیز ہے؟